ब्रेक के बाद फेस टू फेस में आपका स्वागत है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ। राव साहब, आप अगर योजना मंत्रालय की अगर बात की जाए तो देश में योजनाएं बनती बहुत हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो कहीं ना कहीं बीच के अंदर ही वो दम तोड़ देती है। क्या लगता है आपको, ऐसा क्यों होता है और इसको किस तरह से पार पाएंगे आप? आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन योजना बनने के समय के ऊपर तो योजना विभाग हिस्सेदार होता है। इम्प्लीमेंट करने के वक्त के अंदर उसको मतलब अलग कर दिया जाता है। पेनल्टी कौन लगाएगा कौन नहीं लगाएगा वो योजना विभाग तो नहीं हिस्सेदार है, लेकिन इसके बारे में सोच होनी चाहिए कि जो योजना चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री के माध्यम से पैसा मंजूर हुआ हो या प्लानिंग कमीशन के माध्यम से उसके ऊपर चर्चा हुई हो, एक बार योजना बन जाती है तो उसको इम्प्लीमेंट समय पे ही किया जाए। इस तरह की इन्फोर्समेंट एजेंसी भी कोई ना कोई तय की जानी चाहिए, या इन्हीं दोनों विभागों में से किसी को उसका नंबरदार बना देना चाहिए कि भाई ये आइंदा भी डिले ना हो। इसमें अभाव है और मेरे ख्याल से इसको एड्रेस करने की आवश्यकता है। राव साहब, अगर डिफेंस यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो हरियाणा में डिफेंस यूनिवर्सिटी आपने मंजूर कराई, कब तक वो बिल्कुल अपना काम करना शुरू कर देगी और किस तरह के जो बच्चे हैं उनको तरजीह मिलेगी और किस तरह की यूनिवर्सिटी रहने वाली? देखिए, बड़ी ज़रूरी है ये डिफेंस यूनिवर्सिटी। 98 के कारगिल के युद्ध के बाद तजवीज़ हुई थी, अभी तक उसका पत्थर ही रखा गया है, अभी तक उसको चालू हो जाना चाहिए था। और ज़रूरी यूँ है कि इनपुट सरकार को एक ऐसी कंबाइंड एजेंसी के मार्फत मिलना चाहिए जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट की समीक्षा करके और फिर अपनी राय दे। आज कोई ऐसी एजेंसी नहीं है। एयरफोर्स अपनी कहानी गाती है, आर्मी अपनी गाती है, नेवी अपनी गाती है, उनके भी अपने अपने मन होते हैं। तो एक इंटेलेक्चुअल एजेंसी अगर कोई है तो वो डिफेंस यूनिवर्सिटी है। देश की पहली डिफेंस यूनिवर्सिटी है और विश्व की तीसरी डिफेंस यूनिवर्सिटी है। यहाँ से जो आउटपुट हमारे को मिलेगा वो सरकार को नीति बनाने के लिए बड़ा लाभदायी रहेगा, क्योंकि हमारा जो सिक्योरिटी इन्वायरमेंट है जिसमें हम जन्मे हैं, जिसमें हमारा देश जन्मा है, वो थोड़ा सा दूषित है। एक तरफ पाकिस्तान है, चाइना है, इवन बांग्लादेश है, श्रीलंका का भी समय समय के ऊपर थोड़ा सा पंगा रहा करता था। तो ये सारी स्थिति के अंदर डिफेंस यूनिवर्सिटी को जल्द से जल्द स्थापित किया जाए, ये बड़ी अनिवार्य है और हम पूरा ध्यान देंगे कि जल्द से जल्द चालू हो। राव साहब, नए सेना अध्यक्ष दलबीर सुहाग जल्द ही कार्यभार संभालने वाले हैं और इनको लेकर के आपको नहीं लगता कि यूपीए ने बहुत ज़्यादा जल्दबाजी की है नियुक्ति करने में? देखिए, दलबीर सुहाग नियुक्त हो गए हैं। प्रथा रही है, रहनी भी चाहिए कि जिस आदमी को आप एक बार सेना का अध्यक्ष बना दें उसके बारे में राजनीतिक चर्चा उसके बाद नहीं होनी चाहिए। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, फोर्सेस, इनको अबव पॉलिटिक्स रखना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि जो बन गए सो रहें, इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। राव साहब, आपने दक्षिणी हरियाणा के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी है। दक्षिणी हरियाणा के लिए इंसाफ मंच भी बनाया। अब आपके पास पद आ चुका है, मंत्रालय आ चुके हैं। दक्षिणी हरियाणा के लोगों को किस तरह से तरजीह मिलनी? देखिए, उनका आपके ऊपर हक है, ये आप भी मानते हैं। सबसे पहला हक उनका है, उनके लिए आपने लंबा संघर्ष लड़ा है। दक्षिणी हरियाणा के लिए मेरे ख्याल से जितनी आवाज़ आपने उठाई है, अपना सीधा बिल्कुल, आप तो सांसद पद भी छोड़ दिया, उसके लिए आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी केवल दक्षिणी हरियाणा के लिए। अब जब आपके पास पद आ चुका है तो दक्षिणी हरियाणा को क्या मिलने वाला? मैंने नाइंसाफ़ी की वजह से अपना पद छोड़ा था, नाइंसाफ़ी की वजह से अपनी पार्टी छोड़ी थी। दक्षिणी हरियाणा के खिलाफ जो नाइंसाफ़ी थी वो भी एक हिस्सा था, लेकिन कुल मिलाकर के ये मैं महसूस करता था कि हरियाणा के साथ अनेक ज़िलों के अंदर भी नाइंसाफ़ी हो रही है। तो मेरे को सिर्फ दक्षिणी हरियाणा तक आप सीमित रखें। दक्षिणी हरियाणा तक मैं आपको सीमित नहीं कर रहा, लेकिन उन लोगों का आपके ऊपर ज़्यादा हक वो जताते रहे हैं और उनके साथ जो आपका रिश्ता है वो जग जाहिर है। देखिए, इस बात से आप भी मना नहीं कर सकते। वो उनका मैं प्रतिनिधि हूँ और मेरा उनके प्रति फ़र्ज़ बनता है, इसके अंदर कोई दो राय नहीं, तो क्योंकि उन्होंने मुझे चुना है। लेकिन आज जब मेरे को आप बतौर यूनियन काउंसिल के मंत्री से कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि मेरे को जवाब भी इसी तौर के ऊपर देना चाहिए कि हम किसी भी तौर के ऊपर किसी भी प्रांत के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने देंगे और जहां भी इंसाफ़ी नहीं हुई है या बेइंसाफ़ी हुई है उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। मेवात क्षेत्र जो है
अगर हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में देखा जाए और दिल्ली एनसीआर के अंदर देखा जाए तो सबसे पिछड़े हुए क्षेत्रों के अंदर आता है। अब आपके पास योजना का भी जो मंत्रालय है वो है, तो क्या मेवात को बराबर दर्जा लाने के लिए, आम जो जीवन स्तर है वहाँ तक पहुँचाने के लिए मेवात के लोगों के लिए क्या कुछ अलग आएगा? एक तो एजुकेशन का मेवात के अंदर अभाव है। मैं समझता हूँ कि अगर एजुकेटेड हो जाए वहाँ के नर वीर तो इतना लॉलेसनेस नहीं रहेगा। और दूसरी मैं ये मानता हूँ कि अगर वो मेन स्ट्रीम के अंदर जुड़ जाएंगे तो मेन स्ट्रीम के अंदर जोड़ने के लिए सबसे ज़्यादा एजुकेशन के बाद रेलवे लाइन है, जो कि पिछली बार सरकार ने यूपीए 2 के अंदर बंसल साहब ने मंजूर करी थी और अनाउंस लोकसभा में भी कर दिया था। सो वो रेलवे लाइन इस 5 साल के अंदर हम उसकी पटड़ी बिछा सकें तो मैं समझता हूँ उसको इंटीग्रेट करने के अंदर एक बड़ी माइलस्टोन का पत्थर साबित होएगा। तीसरा, मेवात के अंदर पानी का अभाव है। जो पानी दिल्ली से होकर के जाता है मेवात की तरफ को, वो बड़ा प्रदूषित होकर के जाता है। अगर वो पानी मेवात को ले भी जाएं तो वो बीमार लोगों को और कर देगा, डांगरों को बीमार कर देगा और उसका फ़ायदा हमारे को नहीं होगा। तो जैसे ही जमुना का पानी स्वच्छ होता है, पानी यहाँ पर और आता है, कम से कम जो पानी हमारे को बरसात के अंदर मिलता है उसमें से तो क्लीनिंग हो जाती है रिवर की, वो पानी भी हम अगर मेवात तक ला सकें, या हमारा कोटला झील है उसकी परियोजना लैंड एक्वायर करके एक नहर बना करके वहाँ से मेवात को सिंचित करने की जो योजना है उसका हम विस्तार कर सकें प्लानिंग आयोग के माध्यम से, तो मैं समझता हूँ कि मेरी खुशकिस्मती होगी और मेवात के लोगों के प्रति एक सेवा होगी। सर, गुड़गांवा क्षेत्र की अगर कोई सबसे बड़ी समस्या देखी जाती है तो वो अवैध खनन की है। आप गुड़गांवा से सांसद भी हैं, इस पर किस तरह से अंकुश लगाया जाएगा? देखिए, ये अवैध खनन सुप्रीम कोर्ट तक मामला चल रहा है, लेकिन जो स्थानीय प्रशासन है वो उसको रोकने में पूरी तरह विफल रहता है। वो स्थानीय प्रशासन विफल क्यों है इसके ऊपर मंथन करना चाहिए। अगर वो खुद ब खुद उसके अंदर आंख मीच करके और होने दे रहा है तो फिर तो सुप्रीम कोर्ट क्या करे या कोई और क्या करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने नीति तो बन गई, लेकिन उस नीति के नीचे से, रेडार के नीचे से जो लोग अवैध तौर के ऊपर खनन करने लग रहे हैं, करोड़ों रुपए कमाने लग रहे हैं, उनके ऊपर अंकुश अगर हरियाणा सरकार ही लगाने को तैयार, तो भाई और क्या कर सकता है। ये तो सारा मामला हरियाणा सरकार के अधीन है और जब तक ये हरियाणा सरकार तब्दील नहीं होगी मेरे को नहीं लगता कि इसके अंदर फ़र्क आएगा। राव साहब, यूपीए 1 से लेकर जब आप मंत्री थे उसके बाद अब मोदी कैबिनेट तक काफ़ी उतार चढ़ाव का जो सफ़र है वो रहा है, कैसा रहा है सियासी सफ़र? मैं तो समझता हूँ कि अच्छा हुआ कांग्रेस को हम छोड़ दिए। वहाँ तो हम 30 साल रहे, किसी ने हमारी सुनी नहीं, किसी से सलाह मशवरा मांगी नहीं, और हम कहते थे तो जैसा लगता था कि जैसे बहरे को हम कुछ कहने लग रहे हैं। तो वो सरकार, वो पार्टी अब हमारा इतिहास का हिस्सा है, नया चैप्टर खुला है, अब हम बीजेपी के हिस्सेदार हो गए हैं। बीजेपी ने भी ये मंत्रिमंडल के अंदर मुझे शामिल करवा करके, मोदी जी ने भी इस मंत्रिमंडल में हमें शामिल करवा करके ये दर्शा दिया है कि हम इस परिवार के अब हिस्सा बन गए हैं। आने वाला समय बताएगा कि हम इनकी उम्मीदों के अनुसार किस तौर पे खरा उतर पाएंगे। हम पूरा प्रयास करेंगे कि जो विश्वास इन्होंने हम पे व्यक्त किया है उसके लिए अपना पूरा समय दें। राव साहब, अगर हरियाणा की राजनीति के संदर्भ में बात की जाए तो आपको क्या लगता है आने वाले चुनाव के अंदर बीजेपी को अकेले चुनाव के अंदर उतरना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से जनादेश बीजेपी के फेवर के अंदर आया है, या जो गठबंधन चल रहा है फिलहाल उसी पर जाना चाहिए? देखो, बीजेपी इस चुनाव के बाद ताकतवर बन करके आई है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि हरियाणा जनहित कांग्रेस इस चुनाव के बाद कमज़ोर हुई है। जो फैसला गठजोड़ का इन दोनों पार्टियों के बीच के अंदर हुआ था वो मेरे बीजेपी ज्वाइन करने से पहले हुआ था, तो इसके बारे में मैं चर्चा नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये आज ज़रूर कहूँगा, क्योंकि मैं बीजेपी का एक सदस्य हूँ, कि आज इसके बारे में दोबारा से मंथन होना चाहिए कि जब बीजेपी खुद ब खुद ये आज महसूस करती है, या बीजेपी के जो एमपीज़ हैं वो महसूस करते हैं, अन्य कार्यकर्ता ये महसूस करते हैं कि हमारे को बैसाखी की ज़रूरत नहीं है
और बीजेपी को स्थापित करने के लिए हरियाणा के अंदर इससे स्वर्ण अवसर कोई और मिल नहीं सकता, तो मंथन ज़रूर होना चाहिए। ये मैं नहीं कहता कि भाई जो पहले वाले तुम्हारे साथी हैं उनको अलग कर दिया जाए, क्योंकि इलेक्शन तो इकट्ठा ही लड़े थे ना, हमारे साथ ही थे। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार एक बार इस विषय के ऊपर चर्चा ज़रूर होनी चाहिए, और मैं वो समझता हूँ उस चीज़ के लिए हमारी केंद्रीय नेतृत्व अवगत है, और हम थोड़े दिनों के अंदर उस विषय के अंदर मैं समझता हूँ कुछ फैसला हो जाएगा। धन्यवाद राव साहब। हरियाणा न्यूज़ के साथ खास बातचीत के लिए फ़िलहाल फेस टू फेस में इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होऊंगा प्रदेश की किसी बड़ी शख्सियत के साथ। हकीकत कादियान को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।